तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सेल मतलब जीवन का आधार। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय द सेल। सेल से बने हुए हैं या सेल का प्रोडक्ट हैं, वो बात अलग है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं हमारे। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो जीवन का आधार अगर किसी को कहा जाता है वो सेल को कहा जाता है। बिना सेल के लाइफ संभव नहीं है। सेल जो है इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं इसको हम लोग। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सेल इट इज आल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय द सेल। मिनिमम सेल की रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सेल है इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने लाइफ का एग्जांपल लेंगे तो आप सबको पता है, मान लीजिए ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना होता है। और आप सबको पता है जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, डीएनए से आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगा डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए फॉर्म आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और सबको पता है कि प्रोटीन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा होता है फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मसल्स का फॉर्मेशन करेगा और फंक्शनल प्रोटीन जो होता है वो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम। तो जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा है, वो सब में हमारा सेल ही इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली सेल ही उसमें काम कर रहा होता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन से सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। और आप सबको पता है प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सेल के अंदर हम लोग को टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टर्म है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और एक टर्म और है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी
स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब है मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक स्टडी करते हैं हम जब, उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। आप लोग ये नोट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर एंड फाउंडर ऑफ साइटोलॉजी, फादर एंड फाउंडर ऑफ साइटोलॉजी, फादर बोलो या फाउंडर ऑफ साइटोलॉजी बोलो। तो तीन साइंटिस्ट यहाँ पे हम लोगों को जानने की जरूरत है। पहले साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट हुक। इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक साहब को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरे साइंटिस्ट है हमारे स्वानसन साहब, स्वानसन कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर जो है वो स्वानसन साहब है। और एक और साइंटिस्ट है हमारे ए शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक साहब कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी एंड स्वानसन कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, और हमारे ए शर्मा साहब फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तीनों लोगों को जानते रहिएगा, यहाँ से कंफ्यूज करके क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछा जाएगा नीट में। और कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुआ, पहले हमारे सबसे बात है, अब हम लोग देखेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमारे एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक साहब, बात है 1665 की, जब इन्होंने सेल की डिस्कवरी किया। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो देखा वो डेड सेल देखा, डेड सेल या कॉर्क सेल। इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया डेड सेल या कॉर्क सेल को देखा। और एक्चुअली में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल वॉल की डिस्कवरी किया था, नॉट सेल वॉल की डिस्कवरी किया। इन्होंने जब कॉर्क सेल को देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला, इस टाइप से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको कॉर्क सेल में मिला। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं, न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं, सब खत्म हो चुका है, सिर्फ ये बाउंड्री बची है। तो ये क्या है, ये एक सेल वॉल है। तो इन्होंने एक्चुअली सेल वॉल की डिस्कवरी किया था। ये जो बाउंड्री है ये क्या है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं, इसके अंदर कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं चल रहा है। तो इन्होंने कॉर्क सेल को देखा और इसको इन्होंने नाम दिया था, ये स्ट्रक्चर था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और ये इन्होंने देखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और इसको इन्होंने नाम दिया सेलुले। और सेलुले से हमारा टर्म सेल अराइज हुआ, टर्म सेल अराइज फ्रॉम द सेलुले। और इनकी जो बुक थी रॉबर्ट हुक साहब की, उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। जो भी चीजें देखते थे माइक्रोस्कोप में उसको ग्राफ के फॉर्म में बुक में बना देते थे, इसलिए इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और आप लोगों को पता ही है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक को कहते ही हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार सेल की डिस्कवरी किया, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं किया था, उन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, एक्चुअली सेल वॉल की डिस्कवरी किया था। और रॉबर्ट हुक साहब की जो बुक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा कॉर्क सेल में और उसको इन्होंने बोला सेलुले, और सेलुले से ही सेल टर्म में राइज हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे साइंटिस्ट, एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने
लिविंग सेल की डिस्कवरी किया 1674 में। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। और इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, क्योंकि इनके पास एडवांस माइक्रोस्कोप था इसलिए इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर पाए। और इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, इन्होंने प्रोटोजोआ की डिस्कवरी कर दिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, बैक्टीरिया, इटीसी, ये सारी चीजों की इन्होंने डिस्कवरी किया। और इसीलिए इनको कहा जाता है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इनकी जो बुक है उसका नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया और इनकी बुक का जो नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। और इन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोवा, ये सारी चीजों की डिस्कवरी किया क्योंकि इनके पास एडवांस माइक्रोस्कोप था और इनको इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो आप दो साइंटिस्टों को याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक साहब और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साहब। पहली बार रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी किया और लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले जो है हमारे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek साहब हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में आप लोगों को दो साइंटिस्ट के बारे में जानना है। हमारे एक स्लाइडन साहब है, एक स्वान साहब। स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया। तो हम लोग देखते हैं, पहले साइंटिस्ट है हमारे स्लाइडन साहब। इन्होंने जो काम किया 1838 में, स्लाइडन ने सेल थ्योरी दिया 1838 में। और दूसरे साइंटिस्ट है हमारे स्वान, दूसरे साइंटिस्ट है हमारे स्वान 1839 में। दोनों ने अलग अलग समय पर काम किया, एक साल का अंतर है। तो स्लाइडन जो है वो आपके जर्मन बॉटनिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर काम किया, जर्मन बॉटनिस्ट। और जो स्वान साहब हैं वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। स्वान साहब है जो वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं और इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर काम किया। स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट से, उन्होंने डिफरेंट प्लांट सेल के ऊपर काम किया और बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड बाय द सेल। और जो स्वान साहब थे उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के ऊपर वर्क किया और बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर मेड बाय द सेल। तो इन्होंने जो कम्युलेटिव स्टडी करके बताया, सेल थ्योरी जो दिया उसमें इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made by the cells and product of cells। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ये इन्होंने सेल थ्योरी में बताया। और बताया इंटरेक्शन बिटवीन the cells and its constituent to make structural and functional characterization of ऑर्गेनिज्म। सेल के बीच में इंटरेक्शन जो होता है
और या सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेल ऑर्गेनेल से इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से सेल अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन कंप्लीट कर पाता है। तो ये जो हमारे स्लाइडन साहब हैं और दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो है स्वान। स्लाइडन और स्वान दोनों ने सेल थ्योरी दिया और इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं और या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और उन्होंने बताया कि इंटरेक्शन बिटवीन द सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट टू मेक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो स्वान साहब थे इन्होंने बताया था, स्वान साहब ने बताया कि सेल वॉल इज ए यूनिक property of plant cell। सेल वाल ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल। बट जो स्लाइडेन और स्वान थे उन्होंने सेल थ्योरी तो बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, लेकिन जब साइंटिस्टों ने पूछा कि बताइए नया सेल कैसे बनता है तो ये नहीं बताया। इसलिए दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रोडोल्फ विर्चो 1855। रोडोल्फ विर्चो ने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल बनता है वो पुराने ही सेल से बनता है। इसका मतलब है न्यू सेल arise from the pre-existing cell। न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया उसको कहते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया। नीट में बहुत बार इस टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला से। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और इन्होंने सेल थ्योरी को बोला सेल लीनिएज थ्योरी। इन्होंने बताया कि न्यू सेल जो है, नया सेल, वो अराइज होता है पुरानी ही सेल से। एक्चुअली में इन्होंने सेल डिवीजन का कंसेप्ट दे दिया, सेल डिवाइडेड। उन्होंने बताया कि जो सेल है उसके अंदर डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है और नया सेल पुराने ही सेल से सेल डिवीजन के द्वारा बनता है। तो ये हमारे रोडोल्फ विर्चो साहब है जो सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किए। इन्होंने बताया सेल जो है पुरानी सेल से ही बनता है और इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया उसको हम लोग कहते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन दिया, इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला का मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन्होंने सेल डिवीजन का कंसेप्ट पहली बार बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, सेल में क्या क्या पढ़ना है। तो ओवरव्यू ऑफ सेल हम देखने वाले हैं। 3 चीजें आप इसमें याद रखिएगा। सबसे पहले सेल के चारों तरफ की कवरिंग, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 3 चीजें हैं हमारे सेल में, कवरिंग, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कवरिंग में आपका 2 चीजें आ जाएगा। इन केस ऑफ प्लांट, सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर हमारा सेल वॉल हो जाएगा। एनिमल सेल के अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में आ जाएगा। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और प्लांट सेल में हमारा जो है सेल वॉल पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है ये मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहा जाता है इसको। सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोप्लाज्म। बिना साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं चलेगा। और साइटोप्लाज्म की अगर डिफिशिएंसी होती है तो तुरंत सेल डेड कर जाता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कॉलेरा के केस में वाटर की डिफिशिएंसी हो जाती बॉडी में और तुरंत जो है सैलाइन चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वहां साइटोप्लाज्म सेल के अंदर कम हो जाएगा और साइटोप्लाज्म की वजह से सेल की एक्टिविटी बंद हो जाएगी और सेल डाई कर जाएगा। और सेल डाई कर जाएगा तो ह्यूमन बॉडी भी डेड कर जाएगा। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग अभी साइटोप्लाज्म के अंदर दो तीन चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा दो तीन चीजें होंगी। एक तो लिक्विड मटेरियल होगा, मैट्रिक्स। दूसरा हमारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के आर्गन, इसीलिए उसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो सेल के आर्गन है उसको सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। और तीसरा जो हमारा इसके अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है जो रिजर्व मटेरियल है सेल के अंदर, डेड रिजर्व मटेरियल विदाउट सेल वॉल, विदाउट एनी कवरिंग, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड रिजर्व फूड मटेरियल कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। इसमें हमारा आ जाएगा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो फॉस्फेट ग्रेनुल्स, फॉस्फेट ग्रेनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स एंड साइनोफेसियन ग्रेनुल्स। तो इंक्लूजन बॉडी बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड डेड मटेरियल। जो डेड मटेरियल सेल के अंदर स्टोर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके ऊपर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उसको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेनुल, ग्लाइकोजन ग्रेनुल एंड साइनोफेसियन ग्रेनुल। अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल की, सेल के आर्गन्स, उसीलिए इसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इसमें आपका जो है दो प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एक होता है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल और दूसरा है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसमें हमारे दो सेल ऑर्गेनेल हैं, राइबोसोम, राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रियोल, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम के ऊपर और सेंट्रियोल के ऊपर। सेंट्रियोल हमारा जो है वो सेल डिवीजन में काम करता है और हमारा जो नर्व सेल है न्यूरॉन, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम हमारा जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड में हम देखेंगे कि कुछ होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं इसमें हमारा आ जाएगा वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, लाइसोसोम।
सेल सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल में आपका जो है दो सेल ऑर्गेनेल आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और हमारा दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। सेल ऑर्गेनेल दो प्रकार के हैं, अगर मेम्ब्रेन बाउंड में देखें तो सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में आपका वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम। डबल मेम्ब्रेन में आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेन होगी, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल में। आप फिर से जान लीजिए कि हम लोगों को सेल के अंदर कोई भी सेल होगा, सेल की कवरिंग होगी। प्लांट सेल में सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाया जाएगा। एनिमल सेल होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। कवरिंग देख लीजिए। उसके बाद उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल ऑर्गेनेल में सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल राइबोसोम और सेंट्रियोल। और उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करेंगे अलग से डिटेल में। तो ये इतनी चीजें आपको सेल में पढ़नी है, और ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम छोटा सा क्लासिफिकेशन और देखेंगे कि अगर सेल है, हमारे पास सेल है, ये सेल से अगर प्लांट सेल है और सेल से अगर हम सेल वाल हटा देते हैं, सेल वाल रिमूव कर देते हैं, सेल से सेल वाल रिमूव कर देंगे अगर, तो सेल वाल माइनस कर दिए, सेल के ऊपर से सेल वाल रिमूव कर दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। और उसमें से प्लास्ट से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव कर देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दें, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। AIPMT में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटोप्लाज्म से, आप लोग याद रखिएगा। और प्रोटोप्लाज्म के बाद अगर जो प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और इसमें से अगर हम न्यूक्लियस हटा देते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हम उसको बोलेंगे, न्यूक्लियस को हटाने के बाद साइटोप्लाज्म हमारा बचेगा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से अगर हम सेल ऑर्गेनेल को रिमूव कर देंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल, हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल। तो आप लोग याद रखिएगा, सेल से अगर प्लांट सेल है, सेल से सेल वाल हटाने पे प्रोटोप्लास्ट बचता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाने से आपका जो है प्रोटोप्लाज्म बचेगा, और उसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे तो साइटोप्लाज्म बचेगा हमारा, और सेल ऑर्गेनेल अगर हटा देते हैं उसमें से तो आपका हाइलोप्लाज्म बच जाएगा। आप लोग ये छोटा सा क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आप कंफ्यूज होंगे, और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी में कुछ सेल साइज दिए हुए हैं, जो जितने हमारे एनसीईआरटी के सेल के साइज दिए हुए हैं वो जरूरी याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में एक दिया गया है माइक्रो, हमारे एनसीईआरटी
कुछ सेल के साइज हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा को हम लोग स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, 0.1 माइक्रो। हमारे एनसीईआरटी में एक और सेल दिया गया है जिसका नाम है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रो। बैक्टीरिया का साइज जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी 7 माइक्रो। ऑस्ट्रिच एग सेल, लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल। और हमारा नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल। याद रखना है सेल के अंदर माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा जो है याद रखना हमको, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा सेल होता है। और बैक्टीरिया का साइज हमको याद रखना है 0 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, अबाउट 5 to 7 होता है। और ऑस्ट्रिच एग सेल लार्जेस्ट सेल, और हमारा नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। सेल के शेप भी कुछ हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सेल के शेप भी कुछ एनसीईआरटी में दिए गए, उसको भी याद रखना है हमको। एग्जांपल डब्ल्यूबीसी, अमीबाइड सेल, अमीबाइड सेल। आरबीसी, आरबीसी राउंड एंड बाइकॉन्केव, राउंड एंड बाइकॉन्केव। ट्रेचिस, प्लांट्स के अंदर ट्रेचिस पाया जाता है। एलोंगेटेड सेल, एलोंगेटेड नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग, ब्रांच एंड लॉन्ग। नर्व सेल जो है वो ब्रांचिंग होती है और लॉन्ग। कॉलमनर एपिथेलियम सेल, लॉन्ग एंड नैरो शेप होता है। एक और जान लीजिए आप लोग, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। जो मीजोफिल सेल होती है राउंड एंड ओवल शेप का, मीजोफिल सेल इज राउंड एंड ओवल। तो कुछ हमारे एनसीईआरटी में सेल के शेप दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। और कुछ सेल के साइज दिए गए हैं, उनको याद रखना है। और ये डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से माइजा कॉलम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सब लोगों को पता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत से सेल से बने हुए हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर में आ जाएगा। और जो यूकैरियोट होंगे, यूकैरियोट वो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। प्रोकैरियोट में आपका जो आ जाएगा, क्या क्या आता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ना है?
तो आपको इसमें पढ़ना है एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया के बारे में। प्रोकैरियोट में आपको बैक्टीरिया आएगा, प्रोकैरियोट में आपको माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसमें हमारा साइनो बैक्टीरिया भी आ जाएगा, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट के एग्जांपल जो है बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ, क्लोरोमीडिया, लाइकोर्डिनियम है और ग्लूगिन है। और हमारा मल्टी यूकैरियोट्स में हमारे हायर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सभी के सभी हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी के सभी हमारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। चलिए